जब शब्द ऐसे उसे पकड़े खड़ा था तो इशिका ने उसकी तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसे इस तरह से देखता देख इशिका को शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे और जाकर कपड़े पहनिए पहले। बिल्कुल बेशर्म है आप। कल भी आप बाथरोब पहनकर बाहर चले आए थे और आज इस समय सिर्फ टॉवल में। इशिका ने जैसे ही कहा तो शब्द होश में जैसे आया। उसने इशिका को छोड़ा और क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही इशिका जल्दी से उसके रूम से बाहर आई और धीरे से शब्द के कमरे का दरवाजा लगा दिया। तभी, तुम कौन हो? एक आवाज से इशिका पलटी तो देखा सामने एक औरत खड़ी थी जो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। बोलो, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने दोबारा से पूछा। वो इशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मिसेस राठौर, आप यहाँ क्या कर रही हैं? शब्द ने जलती निगाहों से माया जी की तरफ देखा। शब्द, मैं इसे यहाँ माया जी से भी कोई जवाब नहीं देते बन रहा था क्योंकि शब्द इस वक्त बहुत गुस्से में था और उसकी गुस्से को देखकर माया जी को कहीं ना कहीं उससे डर लग रहा था। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, देन स्टे अवे, एंड दिस इज लास्ट वार्निंग। बोलकर शब्द इशिका की हथेली को कसकर पकड़ लिया, जिस पर माया जी और इशिका दोनों ने उस हाथ को देखा जिसे शब्द ने कसकर थामा हुआ था। मगर शब्द की नजरें तो माया जी के ऊपर ही टिकी थीं। वहीं कोई और भी था जिसने शब्द को इशिका का हाथ थामते देखा था। वो और कोई नहीं, आशा जी थी जो मंदिर से ऊपर किसी काम से जा रही थी। तभी उनकी नज़र उन तीनों पर पड़ी थी। आशा जी कुछ बोलती उससे पहले ही शब्द इशिका को लेकर घर से बाहर निकल गया। शब्द के जाते ही आशा जी ने माया जी की तरफ देखा जो अब वहां से जा रही थी। वो आगे आई, माया जी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, उसकी बातों को दिल पर मत लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहां जगवंत जी भी आ गए जो अभी रुद्राक्ष के कमरे से ही आ रहे थे। कुछ बात है क्या? उन्होंने उन सबको परेशान देखते ही पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ये बताओ, रुद्राक्ष अब कैसा है? वो नाश्ता करने आ रहा है हमारे साथ? आशा जी तुरंत बात बदलते हुए बोली। जी माँ, वो बस नीचे आ ही रहा है। चलिए चलकर नाश्ता करते हैं, वो आ जाएगा, जगवंत जी ने कहा। अच्छा ठीक है, चलिए चलकर नाश्ता कर लेते हैं, कहकर जगवंत उन दोनों को नाश्ते की टेबल पर ले जाते हैं। ये क्या हरकत थी? इशिका ने गुस्से से बाहर आते ही पूछा तो सबने उसकी ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो कि उसने ऐसी कौन सी हरकत कर दी जिसका तुम्हें इतना बुरा लग गया? आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? वो भी ऐसे? इशिका ने अपनी हथेली दिखाते हुए कहा, जिसे शब्द ने पकड़ा था। तुम मुझे फिर से थप्पड़ मारने वाली हो? शब्द ने इशिका की हथेली को देखते हुए पूछा तो इशिका ने अपने हाथ जल्दी से खींच लिए, जिसे देखकर शब्द के चेहरे पर हल्की सी तिरछी मुस्कान आ गई। नहीं, देखिए आप बात को बदलिए मत। आप बताइए आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? इशिका ने जल्दी से कहा। हाँ तो? शब्द ने बस इतना ही कहा, जैसे ये उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो। तो से आपका क्या मतलब है? जवाब दीजिए। वैसे भी आपने कोई डील नहीं हासिल की थी, मेरा हाथ पकड़ा था। हाँ तो? तुम क्या कोई डील से कम हो? यह बात शब्द ने बहुत धीरे से कहा था, जिसे इसका भी नहीं सुन पाई, मगर शब्द के होंठ हिलते जरूर देखा था। कुछ कहा आपने? इशिका ने दोबारा पूछा। कुछ नहीं, चलो चलकर गाड़ी में बैठो। क्यों बैठूं? पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, इशिका ने जिद करते हुए कहा। और अगर ना दूं तो? शब्द ने भी तिरछा मुस्कुराते हुए देखा, जिससे इशिका पहले थोड़ा झेप गई लेकिन दोबारा खुद को संभालते हुए बोली। क्यों? क्यों नहीं जवाब देंगे आप? आपको बताना होगा, आपने मेरा हाथ क्यों पकड़ा था? इशिका ने गुस्से से देखते हुए पूछा, लेकिन शब्द को जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इशिका की कलाई पकड़कर अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट के बगल वाली पैसेंजर सीट पर इशिका को बैठाया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। इशिका एकदम खामोश थी। सीट बेल्ट, शब्द ने कहा, लेकिन इशिका ने कोई रिएक्ट नहीं किया। शब्द ने दोबारा सीट बेल्ट कहा, मगर इशिका अब भी वैसे ही बुत बनी बैठी थी। तो इस बार खुद शब्द इशिका की तरफ झुका। जैसे ही शब्द झुका, इशिका थोड़ी पीछे हो गई। दोनों की धड़कन फिर से तेज हो गई। अब शब्द और इशिका के चेहरे आमने सामने थे, जिससे दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थीं। शब्द बिना अपनी नजरें हटाए इशिका की सीट बेल्ट लगाकर
तुरंत अपनी जगह पर वापस बैठ गया। शब्द के बैठते ही इशिका हैरान थी, क्योंकि इसकी उम्मीद इशिका ने नहीं की थी। शब्द खुद आकर इशिका की तरफ का सीट बेल्ट लगाएगा। इशिका की सांसें अभी भी तेज बढ़ी हुई थी। वो बहुत जोर से सांस ले रही थी। ब्रीथ मिस इशिका, ब्रीथ, एंड अपनी हार्ट बीट को थोड़ा कंट्रोल कर लो, नहीं तो तुम्हारे अधर से निकलकर बाहर आ जाएगी, कहकर शब्द गाड़ी स्टार्ट कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ गई। इशिका अभी भी हैरानी से शब्द को देख रही थी और उसकी बात के पीछे का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं शब्द के चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई थी, जिसे जल्दी से शब्द ने छिपा लिया और बोला, ऐसे घूर घूर कर क्या देख रही हो? शब्द के कहने पर इशिका ने अपनी नजरें फेर लीं और अब वो खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन शब्द वो पता नहीं क्या सोच रहा था। कुछ देर बाद शब्द की गाड़ी एक बड़े से घर के बाहर आकर रुकी। वो घर पायल का था। घर को देखते ही इशिका गाड़ी से उतरने लगी तो शब्द बोला, तुम्हारे पास आधा घंटा है ऑफिस टाइम शुरू होने में, मगर आज मैं तुम्हें केवल 1 घंटा देता हूँ। 1 घंटे के बाद तुम ऑफिस में होनी चाहिए, कहकर इशिका के उतरने के बाद शब्द गाड़ी को मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन की ओर बढ़ा दिया। पायल अपने घर से बालकनी में ही टहल रही थी। उसने जब शब्द की गाड़ी को अपने घर के बाहर देखा तो जल्दी से अपने कमरे में आई और भागते हुई कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन सीढ़ियों के पास जाने से पहले वो किसी से टकरा गई। संभल कर पायल, बेटा, आपको लग जाती तो। पायल ने जब उस शख्स को देखा तो उसके चेहरे पर नफरत के भाव आ गए। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे रास्ते से हटेंगी? पायल ने सामने खड़ी अपनी मॉम से कहा। जी हाँ, पायल जिससे टकराई थी वो उसकी मॉम थी। पायल के कहने पर वो रास्ते से हट गई, जिससे भागते हुए पायल सीढ़ियों से नीचे उतर गई और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। लेकिन जैसे ही इशिका घर के दरवाजे पर आई, पायल झट से उसके गले लग गई और रोने लगी, क्योंकि उसके रोने की वजह उसकी मॉम थी, जिनके कारण वो बहुत दुखी थी और उसे इस वक्त अपनी दोस्त का कंधा चाहिए था, जिस पर वो अपना दर्द निकाल सके। पायल, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? इशिका ने उसे रोता देखा तो उसे उसकी चिंता होने लगी, लेकिन पायल कुछ नहीं बोली, बस वैसे ही उसके गले लगी हुई रोती रही। क्या हुआ, बता ना, इशिका पूछ ही रही थी कि तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी पायल की मॉम पर पड़ी और उसे सब कुछ समझते देर नहीं लगी। पायल, चलो अंदर चलकर बात करते हैं। इशिका ने पायल के आंसू पोंछे और ऊपर उसके कमरे की ओर जाते हुए बोली। यह देखते पायल की मॉम वहां से अपने कमरे में चली गईं। कमरे के अंदर जाते ही इशिका ने जल्दी से पायल के कमरे का दरवाजा बंद किया और पायल को शांत करने लगी। उधर राठौर पैलेस में सभी शांति से सोफे पर बैठे हुए थे। रुद्राक्ष के चेहरे पर अभी भी काफी सूजन थी, लेकिन अब वो कुछ हद तक ठीक हो चुका था। सब वहीं आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे और माया जी रुद्राक्ष के चेहरे पर दवाई लगा रही थी। मॉम, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज यहाँ आराम से बैठो। रुद्राक्ष ने माया जी का हाथ पकड़कर उन्हें वहीं सोफे पर बैठा दिया। आशा जी ने भी चिंतित होते हुए कहा, रुद्राक्ष बेटा, आप ठीक हो ना? जी दादी माँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिल्कुल भी मेरे लिए परेशान मत होइए। वैसे भी डॉक्टर ने कहा बस आज और आराम, उसके बाद मैं फिर से पहले वाला रुद्राक्ष बन जाऊंगा, जिसके ऊपर लड़कियां मरती हैं, कहते हुए रुद्राक्ष ने आशा जी को अपनी एक आंख दबा दी। चुप बदमाश, कहते उन्होंने अपना हाथ दिखाया, जिससे रुद्राक्ष थोड़ा और खिसक गया। बाकी लोग यह देखकर हंसने लगे। आशा जी फिर बोली, ये काया कहाँ है? 2 दिन से दिखाई नहीं दे रही, कल पार्टी में भी तो नहीं थी। माँ, वो अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर है, मुझसे पूछ कर गई है। जगवंत जी ने काया का पक्ष लेते हुए बोले। अरे जगवंत, जानते हो जमाना कितना खराब है, फिर भी अकेले भेज दिया। आशा जी ने समझाने की कोशिश की। मम्मी जी, ये आप क्या पुराने जमाने की बातें लेकर बैठ गईं? काया बहुत समझदार है, अपना ख्याल रख लेगी। माया जी ने चिढ़ से कहा, जो उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। उसी का तो डर है, हम भी जानते हैं वो कितनी समझदार है। समझदार होती तो हमें उसको लेकर चिंता नहीं होती। और एक राधिका है, कितनी संस्कारी और समझदार है। उसे कहते हैं समझदारी, दुनियादारी जो राधिका में है, काया में नहीं। आशा जी ने धीमे से कहा, जिसे जगवंत जी ने साफ सुन लिया था। फिर वो आशा जी का चेहरा देखने लगे। आशा जी को जब लगा जगवंत उन्हें ही देख रहे हैं
तब वो बात बदलते हुए बोली, अच्छा ये बताओ जगवंत, वीर की फ्लाइट कब तक पहुंचेगी? बस माँ, वो पहुंचता ही होगा, क्योंकि फ्लाइट लैंड हुए 1 घंटे से ऊपर बीत चुका है। जगवंत जी फोन में फ्लाइट की लैंड डिटेल चेक करते हुए बोले। तभी माँ, एक मधुर आवाज दरवाजे से आई तो दरवाजे की ओर देखती हुई आशा जी की आंखें चमक गईं। उन्होंने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गईं। वीर ने घर के अंदर आते ही आशा जी के पैर छुए तो आशा जी ने उन्हें अपने गले लगा लिया और रोते हुए बोली, कैसे हैं आप वीर? माँ, हम बिल्कुल ठीक हैं और आपके सामने है, वीर ने मुस्कुराते हुए कहा और आशा जी के आंसू पोंछे। पूरे 15 साल बाद आपको देख रहे हैं वीर। आपकी राह में हमने 15 साल इंतजार किया है। क्यों चले गए थे आप वीर? कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में? आशा जी ने भावुक स्वर में पूछा। आज उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। कहीं कोई कमी नहीं रह गई थी माँ, बस समय की मांग थी कि मुझे आपसे दूर जाना पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, आपको इतना इंतजार करना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, कहकर वो भी भावुक हो गए और उनके गले लगकर रोने लगे। वीर आशा जी के छोटे बेटे थे, जिनका पूरा नाम वीरेंद्र राठौर था। सब इन्हें बस वीर नाम से ही बुलाते थे। वीर की पत्नी का नाम स्नेहा राठौर है और उनके अंदर राठौर होने का कोई घमंड नहीं है। वीर और स्नेहा के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। बेटा अमृत, जिसकी उम्र 27 साल और बहुत नटखट है और इसी कारण सभी उसे साक्षात ईश्वर कान्हा का दूसरा रूप मानते हैं। और बेटी राधिका, जिसकी उम्र 24 साल, बहुत शांत और समझदार है। अब हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे वीर, कहीं भी नहीं। आप हमेशा यहीं हमारे साथ रहेंगे, हमारे पास रहेंगे। आशा जी रोते हुए बोली। वही जगवंत जी और माया जी को बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो दोनों वहां से अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन रुद्राक्ष वहीं था और बहुत खुश था। कहीं नहीं जाएंगे माँ, अब आपके साथ ही रहेंगे, कहते हुए वीर जी ने आशा जी की आंखें साफ की। माँ, क्या आप केवल वीर जी से मिलेंगी, हमसे नहीं? वीर जी ने जब कहा तो वीर जी के पीछे से एक आवाज आई तो वीर जी मुस्कुराते हुए आशा जी के सामने से हट गए। वीर जी के पीछे वीर जी का पूरा परिवार खड़ा था। स्नेहा, अब वहाँ क्यों खड़ी है, यहाँ आइए, कहकर आशा जी ने स्नेहा जी को अपने पास आने का इशारा किया तो रोते हुए स्नेहा जी भी आकर आशा जी से लिपट गईं और रोने लगीं। उनके पीछे अमृत और राधिका भी अंदर आ गए। आशा जी ने स्नेहा जी के आंसू पोंछे और फिर से अपने गले से लगा लिया। आप कैसी हैं माँ? स्नेहा जी रोते हुए बोली। आप सबको देख लिया, अब और अच्छे हो गए, आशा जी बोली। रुद्राक्ष ने भी वीर जी के पैर छुए और उनके गले लग गया। मैंने आपको बहुत मिस किया चाचू, रुद्राक्ष ने गले लगे हुए ही कहा। मैंने भी तुम सबको बहुत ज्यादा याद किया, कहते हुए वीर जी मुस्कुरा दिए। फिर रुद्राक्ष स्नेहा जी के भी पैर छुए और उनके गले लगा और उसके बाद अमृत और राधिका से भी मिला। सभी बहुत भावुक थे। मल्होत्रा कंस्ट्रक्शन में शब्द अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसे बार बार कल से लेकर आज सुबह तक जो भी हुआ था याद आ रहा था, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनी हुई थी। वहीं बाहर ऋषिका और पायल भी अपना काम में पूरी तरह से डूबी हुई थी। तभी, हे ऋषिका, एक आवाज ऋषिका के टेबल से आई, जिसे सुनकर ऋषिका ने सिर उठाकर देखा। ऋषिका की टेबल के आगे एक लड़का खड़ा था, जो दिखने में काफी अट्रैक्टिव था और बहुत खुश मिजाज भी। वो उसी ऑफिस में काम करता था। ऋषिका और पायल का दोस्त भी था। शब्द, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, अचानक उसके हाथ रुक गए और उसके हाथों की मुट्ठी बन गई, क्योंकि उसकी नज़र ऋषिका के टेबल के आगे खड़े लड़के पर पड़ चुकी थी। शब्द के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो चुकी थी और उसका चेहरा एकदम काला पड़ चुका था। ऋषिका, तुम अब तक काम कर रही हो? चलो चलकर कैंटीन चलते हैं। लंच टाइम भी तो हो गया है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उस लड़के ने ऋषिका का हाथ पकड़ लिया था, जिसे देखकर शब्द का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, लेकिन तभी वो शांत था। हाँ, बस थोड़ा सा काम है, फिर चलती हूँ। ऋषिका ने अपना हाथ छुड़ाया और अपना काम करने लगी, जिसे देखकर शब्द थोड़ा नॉर्मल हुआ। विशाल, तुम एक काम करो, तुम पायल के साथ कैंटीन चलो, मैं इसे पेन ड्राइव में करके आती हूँ। ऋषिका ने पेन ड्राइव लैपटॉप से कनेक्ट करते हुए कहा। नहीं इसी,
मैं तुम्हारे बगैर खाने नहीं जाने वाली। चल तू। पायल ने भी जोर दिया। हाँ इशिका, मैं भी नहीं जाऊंगा, इसलिए चलो हमारे साथ। कहकर वो इशिका के एकदम नजदीक आ गया और उसे पकड़कर उठाने लगा, जिसे देखकर फिर शब्द की मुट्ठी बन गई और उसने गुस्से से पियोन को अंदर बुला लिया। पियोन के अंदर आते ही शब्द गुस्से में भड़का और बोला, 10 मिनट के अंदर कैंटीन क्लोज हो जानी चाहिए, राइट नाउ। और हाँ, उसे कहना अब इस ऑफिस में कैंटीन दोबारा खोलने की गलती से भी गलती नहीं करना, वरना अगली बार कहीं और वो कैंटीन खोलने लायक नहीं बचेगा। और मेरे सारे स्टाफ 10 मिनट में अपने स्थान पर चाहिए मुझे। और जाते हुए कामत को मेरे केबिन में भेजो, और उस लड़के को भी, जो मिस शिशिका के टेबल पर खड़ा है। कहकर शब्द ने फिर से अपने लैपटॉप में अपना काम करने लगा। प्यून वहां से चला गया। शब्द के केबिन के बाहर सडन एक्शन से सभी स्टाफ शॉक में थे। उन्हें भी नहीं पता था कि शब्द ने अचानक ऐसा फैसला क्यों लिया था। आखिर ऐसी भी क्या गलती हो गई थी उनसे कि अब आज से उन्हें हर दिन भूखा रहकर काम करना होगा। लेकिन उन सभी स्टाफ को यह नहीं पता था कि अभी जो भी उन सबके साथ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ इशिका का था। क्योंकि अभी जो कुछ भी हुआ वो सब इशिका की वजह से ही तो हुआ था। तभी वहां राहुल आ गया। राहुल शब्द के बचपन का दोस्त था। बचपन से ही वो हमेशा अकेला ही था। उसका कहने वाला अपना कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेला था। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद राहुल के चाचा चाची ने उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था और उससे अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन अनाथ आश्रम में भी उसके साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। वहाँ सभी बच्चों को बहुत बछड़ी तरह से ट्रीट किया जाता था, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े। सभी बच्चों से वो अनाथ आश्रम की सफाई करवाते, बगीचे की साफ सफाई करवाते और उनमें पानी डलवाते। और अगर कोई बच्चा कुछ गलती कर दे या फिर उन्हें मना कर दे तो उन्हें बहुत मारा जाता था। राहुल को भी यह सब बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा था, इसलिए वो अनाथ आश्रम को छोड़कर भाग गया था। लेकिन जब अनाथ आश्रम वालों को राहुल के भागने की पता चला तो वो उसे ढूंढने निकले। राहुल अनाथ आश्रम से भागते हुए अनाथ आश्रम के पास ही एक बड़ा रानी पार्क था। राहुल वहां पहुंचा। वो हाँफ रहा था। उसकी सांसें तेज भागने की वजह से तेज थी। वो अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। उसके पीछे अनाथ आश्रम के लोग उसे ढूंढ रहे थे। वो हर रविवार को इस रानी पार्क में आया करता था, अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ, क्योंकि केवल रविवार के ही दिन बच्चों को खेलने और खुलकर सांस लेने की अनुमति दी जाती थी। तब राहुल रानी पार्क के चप्पे चप्पे को जान गया था, जहाँ से वो आसानी से उनके हाथ से निकल सकता था। और हुआ भी वही। रानी पार्क बहुत बड़ी जमीन पर था, जिसका दूसरा हिस्सा अनाथ आश्रम से दूर जाकर खुलता था। राहुल रानी पार्क से बाहर तो निकल आया, लेकिन अब उसके पास समस्या थी कि वो जाए कहाँ। और उस समय उसे बहुत तेज भूख भी लगी थी। तभी उसे सामने एक बड़ा सा होटल दिखा। होटल देखकर उसकी आंखें चमक गईं और उसने अपने होठों पर जीभ फेरी, जैसे अभी खाने को बहुत कुछ उसके सामने परोसा जा चुका हो। बस अब उसे वो सब खाना है। मगर समस्या यह थी कि वो अंदर कैसे जाए, क्योंकि वो होटल उस शहर का सबसे महंगा होटल जो था, वहाँ सिर्फ रिच फैमिली ही जा सकती थी। लेकिन राहुल, वो तो बिल्कुल अकेला था। वो ना तो रिश्ता और ना ही उसकी कोई फैमिली। तो अब उसके लिए और भी मुश्किल था। वहीं होटल के बाहर एक बड़ी कार खड़ी हुई, जो काफ़ी महंगी लग रही थी। उस कार से एक फैमिली उतरी। उस फैमिली में दो कपल और तीन बच्चे और एक लेडी थी। राहुल उस फैमिली को देखकर उदास हो गया, क्योंकि उसकी फैमिली भी तो लगभग ऐसी ही थी, जिसमें उसके मम्मी पापा, चाचा चाची, दादी और चाचा चाची के दो बेटियां नीलू और नीसू। उस फैमिली को देखते ही राहुल को अपनी फैमिली की याद आने लगी। उसकी आंखें भर आईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राहुल उस फैमिली को देखकर काफी इमोशनल हो गया था। तभी उस फैमिली में उन तीन बच्चों में से एक की नज़र राहुल के ऊपर पड़ी। वो सड़क के दूसरी तरफ था, लेकिन उसने तब भी रोते हुए राहुल को देख लिया था। वो बच्चा सड़क पर दौड़ने लगा। उस बच्चे को देखते ही वो लेडी, जो उस बच्चे की दादी थी, घबरा गई। वो उसे पुकारने लगी, लेकिन गाड़ियों के शोर में कहीं दब गई। उन दोनों कपल की भी नज़र उस बच्चे पर पड़ी, तो उनमें से दोनों लोग उस बच्चे के पीछे दौड़ पड़े। लेकिन तब तक वो बच्चा राहुल के पास पहुंच गया था। तुम रो क्यों रहे हो?
उस बच्चे ने मासूमियत से पूछा। लेकिन राहुल कुछ नहीं बोला। तुम्हारे मॉम डैड कहाँ हैं? क्या तुम खो गए हो? उस बच्चे ने दोबारा पूछा। लेकिन इस बार राहुल ने सिर्फ नामे सिर हिला दिया। तभी पीछे से, शब्द तुम ऐसे दौड़कर यहाँ क्या करने आए हो? एक आवाज से शब्द पलटा तो राहुल भी उस ओर देखने लगा। शब्द, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। उस व्यक्ति ने दोबारा गुस्से से पूछा। कुछ नहीं डैड, बस मैं इसे रोता देखकर यहाँ चला आया। सॉरी डैड, बोलकर शब्द चुप हो गया। तो उस व्यक्ति ने राहुल की तरफ देखा। तुम कौन हो? सब, क्या तुम इसे जानते हो? पूछते हुए उस व्यक्ति के शब्दों में गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी पीछे दूसरे कपल वाला व्यक्ति भी आगे आया। सब, ऐसे बीच सड़क पर दौड़ा नहीं करते, आपको कहीं लग जाती तो? कहते हुए शब्द के आगे थोड़ा नीचे की तरफ झुक गए थे। मगर चाचू, मैं तो। चुप, एकदम चुप। शब्द के डैड यानी जगवंत जी ने उसे डांटा, जो वीर के पीछे ही उसे गुस्से से घूर रहे थे। और ये दोनों शब्द के चाचा और पापा थे। जगवंत जी के गुस्से को देखकर शब्द थोड़ा सहम गया था। साथ में राहुल भी डर गया था। भैया आप शांत हो जाइए और अंदर जाइए, मैं शब्द को लेकर आता हूँ, वीर जी ने कहा तो जगवंत जी गुस्से में वहां से चले गए। तो अब बताइए बर्थडे बॉय, आप ऐसे क्यों यहाँ दौड़ते हुए आए हैं? वीर जी ने पूछा। हाँ, आज शब्द का जन्मदिन था, जिसकी सेलिब्रेशन के चलते शब्द की पूरी फैमिली आज इस होटल में आई थी। चाचू, मैं यहाँ इसके लिए आया। ये यहाँ खड़ा होकर रो रहा था। शब्द ने राहुल की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो वीर जी ने राहुल की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। राहुल थोड़ा डरते हुए आया, क्योंकि वो अभी शब्द के डैड का गुस्सा देख चुका था। तो अभी उसे थोड़ा डर लग रहा था। डरो नहीं। अच्छा ये बताओ, क्या तुम यहाँ अकेले हो या फिर किसी के साथ में थे? वीर ने जब राहुल को डरते हुए देखा तो बहुत प्यार से पूछा। नहीं, मैं अकेला हूँ। मेरे मम्मी पापा तो गॉड के पास चले गए। मैं तो लेकिन फिर चुप हो गया और सोचने लगा कि अगर बता दिया कि अनाथ आश्रम से भाग आया हूँ तो ये मुझे वहाँ वापस ना भेज दें। बोलो बेटा, वीर ने प्यार से पूछा। मैं अनाथ हूँ और अनाथ आश्रम में रहता हूँ, लेकिन आज मैं वहां से भाग आया। पता नहीं क्यों, राहुल के ना चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल गया। शायद ये वीर के अपनेपन की वजह से था, जो वो हमेशा से महसूस करना चाहता था। और वो इस वक्त उससे वीर जी से मिला रहा था। हाँ, मैं तुम्हें यह नहीं पूछूंगा कि तुम वहां से क्यों भाग कर आए हो, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा जरूर लग रहा है कि तुम वहां खुश नहीं थे, और शायद वहां तुम्हारी अच्छे से देखभाल भी नहीं की जाती होगी। कहकर वीर जी मुस्कुरा दिए। राहुल हक्का बक्का सा वीर जी को देखने लगा। आखिर वीर जी ने उसके साथ हुई नाइंसाफियों को कितनी आसानी से परख जो लिया था। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भूख लगी है? वीर ने फिर से बड़े ही प्यार से पूछा। तो राहुल की आंखें चमक उठी। आखिर उसे यही तो चाहिए था। उसे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। चलो आओ, कहकर वीर ने शब्द और राहुल दोनों के हाथ पकड़ लिए। अच्छा, तुमने अपना नाम क्या बताया? सब ने रेड क्रॉस करते ही पूछा। मेरा नाम राहुल है और मैं शब्द राठौर, द शब्द राठौर, शब्द गर्व से बोला और खुद ही हंस भी दिया। राहुल ने भी उसका साथ दिया। वीर भी मुस्कुरा दिए और बोले, मैं आप दोनों का चाचू, मिस चाचू फ्रेंड, कहकर तीनों हंस दिए। वर्तमान में राहुल जैसे ही ऑफिस आया, उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वहाँ के सभी स्टाफ बहुत ज़्यादा अपसेट थे और शब्द की नाराज़गी की वजह भी तो नहीं पता थी उन सबको। क्या यार, यह शब्द सर भी ना? उनमें से एक स्टाफ धीरे से बोली, क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और उसने सुबह भी बिना खाए घर से ऑफिस के लिए निकल आई थी और अभी वो कैंटीन में खा रही थी, तो उसे भी आधा छोड़कर वापस आना पड़ा। राहुल ने जैसे ही सुना उसे थोड़ा अजीब लगा। वो बिना नॉक किए शब्द की केबिन में चला गया। वहाँ दो व्यक्ति पहले से ही मौजूद थे। उनमें से एक कामत, जो शब्द का असिस्टेंट था, और दूसरा वो लड़का जो इशिका के साथ में था और उसने अभी अभी अपनी नौकरी खोई थी। और वजह कोई भी नहीं, मतलब बस इतनी कि वो काम कम, गप्पे और यारी ज़्यादा निभा रहा था। इसलिए कामत उसका टर्मिनेटर लेटर तैयार कर रहा था। उसे एक काम अभी और करना था, जिसके लिए शब्द ने उसे उसके टेबल पर भेज दिया था और उस लड़के यानी कि विशाल को भी ऑफिस से निकाल दिया था। क्या हुआ शब्द, तू इतने गुस्से में क्यों है? और उस लड़के को क्यों निकाला? राहुल उसके सामने बैठता हुआ बोला।
लेकिन शब्द कुछ नहीं बोला, बस अपना काम करता रहा। बोल ना शब्द, राहुल फिर बोला। तू बोल, यहाँ कैसे आया? शब्द ने उसके सवाल के बदले सवाल करते हुए पूछा। वो मैं तुझे ये फाइल देनी थी, और हाँ, जो शहर के बाहर वाली जमीन थी उसकी डील फाइनल हो गई है, 30 लाख में। राहुल ने बताते हुए फाइल शब्द के आगे बढ़ा दी। हाँ, कल शाम तक पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। और कुछ कहते उसने फाइल पर साइन करके फाइल वापस राहुल को पकड़ा दी। नहीं, कुछ नहीं। कल से मैं काम शुरू करवाता हूँ, और तुझे ब्लूप्रिंट अभी मेल भी कर दूंगा। तू देख लेना। ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। कहकर राहुल उठ गया और बाहर चला गया। ऑफिस टाइम ओवर हो चुका था। सारे एम्प्लॉयज जा चुके थे। बचे थे तो पायल, इसिका और शब्द। चल इसी, मेरा काम भी पूरा हो गया है। पायल अपनी जगह से उठती हुई बोली। हाँ चल पायल, मेरा भी हो गया। और वैसे भी मुझे इतनी तेज भूख लगी है कि पूछो मत। ऐसा लग रहा है सारे चूहे अभी मेरा पेट फाड़कर बाहर निकल आएंगे। सच में एक जल्लाद है मिस्टर राठौर। आपने कुछ कहा मिस इसिका? तभी शब्द अपने केबिन से बाहर आते हुए पूछा। उसने इसिका की बातें सुन ली थी। नो नो सर, इसी ने कुछ भी नहीं कहा। पायल जल्दी से इसिका का पक्ष लेते हुए बोली। इसी, नॉट बैड, डन। शब्द बस इतना ही टूटे फूटे शब्दों में बोला। क्या डन सर? पायल ने पूछा। यही कि अब मैं भी मिस इसिका को मिस इसी कहकर बुलाऊंगा। शब्द ने अपनी ही रौ में बोल गया, जिसे इसिका और पायल दोनों ही हैरत से देखने लगीं। उन दोनों को अपनी ओर देखता पाकर शब्द जल्दी से बोला। मैं बाहर तुम दोनों का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम दोनों का काम पूरा नहीं हुआ है। और फिर बाहर निकल गया। दोनों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और बाहर निकल गईं, और आकर शब्द के सामने खड़ी हो गईं, जो इस वक्त अपने फ़ोन में बिजी था। बताइए सर, पायल ने सामने जाते ही कहा। हाँ, गाड़ी में बैठो, हमें कहीं जाना है, कहकर शब्द ने इसिका की तरफ देखा और फिर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इसिका और पायल दोनों पीछे बैठने लगी। मैं तुम दोनों का ड्राइवर नहीं हूँ, शब्द ने इसिका की तरफ देखते हुए कहा। पायल तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, इसिका जल्दी से बोली। नहीं, तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, पायल ने भी कहा। मुझे लेट हो रहा है, इस बार शब्द ने कड़क शब्दों में कहा, तो जल्दी से इसिका पैसेंजर सीट पर बैठ गई और पायल बैक सीट पर। उन दोनों के बैठते ही शब्द ने कार आगे बढ़ा दी। कार एक द राठौर ग्रुप ऑफ होटल के बाहर आकर रुकती है। इसिका और पायल दोनों कार से बाहर देखती हैं कि वो होटल मुंबई का सबसे महंगा और बड़ा होटल था। आप यहाँ? वो दोनों आगे कुछ कहती इससे पहले ही शब्द बोला। चलो उतरो, यहाँ मेरी एक मीटिंग है। सो उस मीटिंग का हिस्सा तुम दोनों भी हो, तो सब कुछ तुम दोनों को अच्छे से देखना है और समझना है। सर, क्या मीटिंग में हमारा जाना जरूरी है? पायल ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, जल्दी चलो। लेकिन सर, इसिका कुछ बोल रही थी कि शब्द ने उसे घूर कर देखा। ओके सर, पर ये तो बता दीजिए मीटिंग खत्म होने में टाइम कितना लगेगा? इसिका ने पूछा। शब्द ने घूर कर इसिका की तरफ देखा तो इसिका चुप हो गई और अपना सिर हिला दिया। शब्द होटल के अंदर जाने लगा और उसने कार की इस गार्ड को दे दी। यार, ये तो सच में एक नंबर का जल्लाद है। कहाँ इतनी भूख लगी है, और कहाँ हम यहाँ अभी भी काम करने आए हैं। हाँ इसी, और मेरी तो थकान से हाथ पैर भी दुख रहे हैं। इससे अच्छे तो हमारे मल्होत्रा सर थे। कम से कम उस वक्त काम का प्रेशर भी नहीं था, और कैंटीन पर कोई पाबंदी भी नहीं थी। जब चाहे जा सकते थे। हाँ इसी, सच कह रही है। और देखना, सर ने कैसे विशाल को नौकरी से भी निकाल दिया, जबकि वो तो बहुत मेहनती भी था। और इल्ज़ाम क्या लगा कि वो ऑफिस में काम कम दोस्ती यारी निभाने ज़्यादा आता है। हाँ पायल, उस समय विशाल का उतरा हुआ चेहरा देखकर कितना दुख हो रहा था। लेकिन इसी, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते थे। मुझे तो सच में बहुत दुख हो रहा है उसके ऑफिस से जाने का। मुझे भी पायल। हो गया तुम दोनों का? जब इशिका और पायल आपस में बात कर रही थी, तभी शब्द खड़ा उन दोनों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। लेकिन जब उनकी बात खत्म ही नहीं हुई, तब उसे उन दोनों के बीच में बोलना पड़ा। शब्द के बोलते ही दोनों होश में आती हैं। सर, वो हम, इशिका बोल ही रही थी कि शब्द ने हाथ दिखा दिया। मिस इसी, आपकी बातें सुनने हम यहाँ नहीं आए हैं, मीटिंग करने आए हैं। सो लेट्स गो, शब्द बोला और मुड़कर होटल के अंदर चल दिया। इशिका और पायल दोनों शॉक्ड हो गई थी शब्द के मिस इसी बुलाने पर। पायल, तूने भी वही सुना जो अभी मैंने सुना? इशिका ने पूछा तो पायल ने जल्दी से हाँ में सिर हिला दिया। मिस इसी, शब्द की फिर से आवाज आई।
तो दोनों होटल के अंदर चली गईं। वो एक बड़ा सा प्राइवेट रूम था जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। रूम की लाइट ऑफ थी और सभी की नज़र प्रोजेक्ट की स्क्रीन पर थी। वहाँ बैठे सभी लोगों को देखकर लग रहा था कि वो इसे देखकर बहुत खुश हैं। और फिर सब कुछ फाइनल होने के बाद वहाँ से सभी चले जाते हैं। अब वहाँ सिर्फ इशिका, पायल और शब्द के सिवा चौथा कोई भी नहीं था। पायल और इशिका का भूख से बुरा हाल हो रहा था और भूख से बेहाल होने के कारण इशिका के मुंह से भी निकल गया, जल्लाद। सबने घूमकर इशिका की तरफ देखा और बोला, जब यहाँ आ ही गए हैं तो बैठो, यहाँ डिनर करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मैं बिना खाए यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन सर, इशिका बोल ही रही थी कि क्यों, कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम दोनों को भूख नहीं है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहीं खड़ी रहो, मैं डिनर कर लूँ फिर चलते हैं, शब्द ने कहा। नहीं सर, हम बैठ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहकर पायल बैठ गई और इशिका को भी खींचकर बैठा दिया। शब्द अपने फोन में देखने लगा, लेकिन शब्द की नजरें फोन में कम अपनी बगल में बैठी इशिका पर ज्यादा थी। वहीं इशिका के बगल में ही पायल बैठी हुई थी और वो दोनों ही इस वक्त उस प्राइवेट रूम को देख रही थी। प्राइवेट रूम काफी आलीशान और खूबसूरत था। उस रूम का डेकोर और लाइटिंग भी बहुत खास थी। इशिका और पायल बड़ी दिलचस्पी से सब कुछ देख रही थी जब वहाँ एक लड़की, जो वहाँ वेट्रेस थी, वो आती है, जिसने वाइट शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहन रखा था। उसके शर्ट के ऊपर के दो बटन खुले हुए थे, जिससे अंदर का हिस्सा कुछ हद तक बाहर दिख रहा था और बालों को पोनी टेल किया हुआ था। उस वेट्रेस का पूरा ध्यान बस शब्द पर था। शब्द ने मेनू से देखकर कुछ ऑर्डर किया और अपने फ़ोन में देखने लगा, लेकिन वो वेट्रेस वैसे ही शब्द को देखती रही। मगर जब इशिका और पायल दोनों ने देखा वो वेट्रेस अभी तक वहीं खड़ी है, तो इशिका बोली, क्या हुआ, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? फिर उसकी नज़रों का पीछा करते हुए, ओह, मगर सॉरी, ये मेरे साथ हैं, तो तुम अपना काम करो, कहते हुए इशिका ने शब्द का हाथ टाइटली पकड़ लिया था, जिससे पायल और शब्द दोनों की नजरें इशिका के हाथों पर चली गई थीं, जिससे इशिका ने शब्द का हाथ पकड़ रखा था। यह देखते ही वो लड़की झेपते हुए वहां से चली गई थी, लेकिन पायल की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। वहीं शब्द को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो बस मुस्कुरा रहा था। उसके जाते ही इशिका ने जल्दी से शब्द का हाथ छोड़ दिया और बोली, चली गई, और फिर गहरी सांस ली। लेकिन जब उसने शब्द और पायल को अपनी तरफ देखता पाया तो नजरें चुराने लगी। ये क्या था? पायल ने पूछा। कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, इशिका ने कहा। लेकिन शब्द और पायल वैसे ही देखते रहे। अरे, वो शब्द सर को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रही थी, तो मैं, बोलकर फिर इशिका चुप हो गई और फिर से नजरें चुराने लगी। तब फिर किसी ने कोई कुछ नहीं बोला और डिनर के आते ही सब डिनर एंजॉय करने लगे। कुछ ही देर में डिनर के बाद शब्द पायल और इशिका को उनके घर छोड़ते हुए राठौर पैलेस चला गया। राठौर पैलेस में जैसे ही शब्द घर के अंदर आया तो किसी ने आकर पीछे से शब्द की आंखों पर हाथ रख दिया। राधिका, कहकर शब्द मुस्कुरा दिया। कैसे भाई, आपने कैसे पहचान लिया? मैं तो आपको कितने सालों बाद मिल रही हूँ फिर भी, कहकर राधिका आ गई और शब्द के गले लग गई। शब्द भाई, अमृत भी दौड़ते हुए आया और शब्द की गोद में चढ़ गया। अरे आराम से अमृत, अभी तो बेचारा ऑफिस से आया है, उसे आराम तो करने दो, बिल्कुल बच्चे बन जाते हो, स्नेहा ने अमृत के कान पकड़ते हुए बोली। मेरे लिए तो ये दोनों हमेशा से बच्चे रहेंगे चाची माँ, कहकर शब्द ने अमृत को नीचे उतारा और स्नेहा जी के पैर छू लिए। तो स्नेहा जी ने शब्द को अपने कलेजे से लगा लिया। कैसे हो शब्द? स्नेहा के पीछे खड़े वीर जी ने पूछा। तो शब्द उन्हें नजरअंदाज करके ऊपर जाने लगा। इतना नाराज है कि अपना चाचू फ्रेंड के गले भी नहीं लगेगा। वीर जी ने उसे जाते देखा तो उसे पुकारा, लेकिन शब्द ने अनसुना कर दिया। अच्छा सब, हमारे साथ डिनर तो कर लो, स्नेहा जी बोली। चाची माँ, वो मैं बाहर से खा के आया हूँ और अभी बहुत थका भी हूँ, तो अपने रूम में जा रहा हूँ। गुड नाइट चाची माँ, बोलकर शब्द चला गया। शब्द के उनसे बिना मिले चले जाने से वीर जी की आंखें नम हो गईं। वीर, आपसे वो बहुत प्यार करता है, आपको हर रोज याद करते हुए रोता था, इसलिए अभी नाराज है। थोड़ा समय दो, वो समझ जाएगा और फिर खुद आकर सबसे पहले गले लगाएगा। आशा जी वीर जी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली। हाँ माँ,
मेरा फ्रेंड मुझसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता और मैं तो उसका चाचू भी हूँ और फ्रेंड भी। वो तो मुझे माफ़ कर ही देगा। बीर जी ने शब्द के कमरे की तरफ देखा और फिर डिनर करके सभी अपने अपने कमरे में चले गए। अगली सुबह, आज रविवार था, तो पायल और ऋषिका ने आज शॉपिंग का प्लान बनाया था और इस वक्त वो मॉल में थी। उसी मॉल में काया भी अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ आई हुई थी। फ्रेंड्स, यू नो कि काया राठौर को आज तक कोई भी नहीं रोक पाया है। काया राठौर ने जो भी चाहा है वो हासिल करके ही माना है। और आज मैं यहाँ इस मॉल के ऑनर मिस्टर कबीर रघुवंशी से मिलने आई हूँ और उनसे मैं मिलकर ही रहूँगी। काया ने ही बड़े घमंड से और एटीट्यूड से कहा। हाँ काया, और सुना है कि मिस्टर कबीर रघुवंशी बहुत ही हैंडसम, चार्मिंग और हॉट हैं, एक लड़की ने कहा। और मैंने तो यह भी सुना है कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है और ना ही मैरिड है, दूसरी लड़की बोली। परफेक्ट, मुझे और क्या चाहिए, काया ने अकड़ के साथ कहा। लेकिन काया, एक प्रॉब्लम है। मिस्टर कबीर रघुवंशी किसी लड़की की तरफ देखते तक नहीं है और ऑल टाइम अपने बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं, पहली लड़की ने कहा। तो क्या हुआ, वैसे भी जो काया को एक बार देख ले दोबारा काया की शक्ल नहीं भूलता। और आज तो मैं खुद उनसे मिलने जा रही हूँ और आई एम डैम श्योर कि एक बार मुझसे मिस्टर कबीर रघुवंशी के मिलने के बाद वो मुझे कभी भुला नहीं पाएंगे, काया मुस्कुराते हुए बोली। लेट्स गो, कहकर काया अपनी फ्रेंड्स के साथ मॉल के अंदर चली गई। उधर ही इशिका और पायल भी लिफ्ट की ओर जा रही थी कि तभी इशिका किसी से टकरा जाती है, जिससे सामने वाला नीचे गिर जाता है। हे यू, देखकर नहीं चल सकती, किसी की आवाज़ से इशिका पलटी। तुम? इशिका और सामने वाली लड़की और कोई नहीं, काया थी, एक साथ कहा। अच्छा हुआ तुम आज मिल गई, बहुत से हिसाब पूरे करने हैं, काया ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा। कौन से हिसाब? इशिका ने भी पूछा। याद नहीं, तुमने कॉलेज के लास्ट डे मेरे भाई पर हाथ उठाया था, उसी का हिसाब। काया बोल ही रही थी कि शब्द सर तुम्हारे भाई हैं। इशिका और पायल दोनों ने एक साथ चौंकते हुए पूछा। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा था? खैर, जो भी लगा हो, मुझे बस तुम्हें तुम्हारी औकात बतानी है, जो आज मैं तुम्हें बताऊंगी। और फिर देखते देखते काया और पायल में झड़प शुरू हो गई। लेकिन ज़्यादा होने के डर से इशिका पायल को वहाँ से ले गई, क्योंकि काया ने इशिका को थप्पड़ मार दिया था, जिसके चलते पायल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और दोनों के बीच बात बढ़ गई। लेकिन इशिका ने बात को ज़्यादा बढ़ता देख पायल को खींचकर वहाँ से ले गई। इशिका और पायल इस वक्त उसी मॉल के रेस्टोरेंट में बैठी थी। पायल को अभी भी गुस्सा, काया पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी इसी को थप्पड़ मारने की? जी तो कर रहा है कि अभी जाकर उसका गला दबा दूं। पायल ने अपने दोनों हाथों को गला दबाने वाली पोजीशन में रखते हुए गुस्से से कहा। शांत पायल, ठीक है, छोड़ो, भूल जाओ। और मत भूलो कि उस वक्त मेरी ही गलती थी। मैंने ही शब्द सर को थप्पड़ मारा था, वो भी उनकी बिना गलती पर। और जानती है पायल, मैंने आज तक उन्हें इसके लिए सॉरी भी नहीं कहा। पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया, मगर अब लगता है मुझे उनसे एटलीस्ट इसके लिए माफ़ी तो मांगनी चाहिए थी। इसी का पता नहीं क्या बोले जा रही थी, उसने बात को कहाँ से कहाँ लेकर चली गई थी। पायल उसे एकटक देख रही थी। वहीं काया भी अब उस मॉल से बाहर आ गई थी और बहुत गुस्से में थी, क्योंकि उसका मिस्टर कबीर रघुवंशी से मिलने का प्लान फ्लॉप हो गया था, वो भी पायल और इशिका की वजह से। इशिका और पायल, तुम दोनों को मैं छोड़ूंगी नहीं, नहीं कभी नहीं। तुम दोनों की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से मैं आज कबीर से नहीं मिल पाई, मैं अपने ड्रीम बॉय से नहीं मिल पाई। इसके लिए मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, नहीं कभी नहीं, कहकर गुस्से में काया ने अपना फ़ोन पटक दिया और फिर गाड़ी में बैठकर वहां से राठौर पैलेस चली गई। मिस्टर कबीर रघुवंशी बिजनेस का जाना माना चेहरा, ऐसा चेहरा जिसके सपने सभी लड़कियां देखती। कबीर के कई बिजनेस दुनिया के हर कोने में फैले हुए थे, मगर वो ज़्यादातर लंदन में ही रहकर अपने सभी बिजनेस को संभालता था। कबीर ने कई अवार्ड जीते, लास्ट टाइम लंदन बिजनेस ऑफ द वर्ल्ड की ट्रॉफी भी उसी के नाम आई। लेकिन आज वो इंडिया में था, अपने किसी मकसद से। उसका यही मकसद ही उसे लंदन से इंडिया लेकर आया था। क्या मकसद था, यह जल्दी ही सामने आने वाला था।
दूसरी तरफ राठौर पैलेस में सब अपने रूम में था, जो अभी जिम से लौटा था और टॉवल से अपनी बॉडी का पसीना सुखा रहा था। इस समय उसने सिर्फ एक लोअर पहन रखी थी और अपर बॉडी पर उसकी पसीने की बूंदें थीं, जिसे वो ड्रेसिंग टेबल के सामने सुखा रहा था। इस समय उसकी मस्कुलर बॉडी और उस पर उसके एट पैक्स उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहे थे कि अगर कोई भी लड़की इस वक्त सब को देख लेती तो उसे बस देखती ही रह जाती। सब अपना बॉडी का पसीना सुखा ही रहा था कि अचानक उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखों के सामने इशिका का चेहरा घूम गया, जब इशिका ने कल शाम होटल में उसके हाथ को पकड़ा था। सोचते हुए शब्द ने अपना वो हाथ अपने सामने किया जिसे कल इशिका ने पकड़ा था। शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। फिर सुबह जब उसने खुद इशिका का हाथ पकड़ा था, तब वो कैसे गुस्सा हो गई थी। फिर उन दोनों की लड़ाई, फिर उसका बुदबुदाते हुए कहना कि तुम क्या किसी डील से कम हो, और फिर उसके बाद उसकी कार वाला इंसिडेंट सब कुछ सामने आईने में किसी चलचित्र की तरह चलने लगा। तभी अचानक से शब्द आईने में एकटक देखने लगा। इसी इसी का शब्द को आईने में अपने पीछे इशिका खड़ी दिखाई दे रही थी, जो क्लोजेट के वॉल से सटी हुई खड़ी थी। आईने में शब्द को इशिका का आंसू दिखाई दिया। इशिका को अपने पीछे देखते ही शब्द के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो अपने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि अब वहाँ इशिका नहीं थी। इसी इशिका, क्या तुम यहाँ थी? शब्द ने पुकारा, मगर कोई आवाज नहीं आई। ये क्या था? मैंने कोई सपना देखा, या फिर मैंने इशिका को यहाँ इमेजिन किया? मगर क्यों? मैं क्यों उसे इमेजिन करने लगा? ये क्या हो रहा है यार? सब ने मन में सोचा और फिर अपने ही विचार को दिमाग से झटक दिया और बाथरूम के अंदर शावर लेने चला गया। वो बाहर आया ही था कि तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने की आवाज़ आने लगी। शब्द इस वक्त एक टॉवल में था। ऊपर की बॉडी पर शावर की पानी की बूंदें थीं। दरवाजे पर बार बार नॉक होने की वजह से सब दरवाजे की तरफ बढ़ गया। शब्द ने दरवाजा खोला तो सामने राधिका खड़ी थी। उसके साथ एक लड़की भी थी। शायद वो राधिका की दोस्त थी। राधिका और उस लड़की ने शब्द को जैसे ही उस हालत में देखा तो राधिका तुरंत पलट गई। लेकिन वो दूसरी लड़की जो राधिका के साथ थी, वो तो शब्द को देखते ही कहीं शब्द में खो गई थी। सॉरी भाई, वो मुझे नहीं पता था कि आप। राधिका ने आगे की बात अधूरी छोड़ दी और फिर बोली, भाई रेडी हो जाइए, हम बाद में आते हैं। चल सोनी। लेकिन वो लड़की जिसका नाम सोनी उर्फ सोनिया था, वो तो एकटक शब्द को ही देख रही थी। राधिका ने जब सोनिया को देखा तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। चल सोनी, कहा और खींचकर वहां से उसे अपने कमरे में ले गई। उनके जाते ही शब्द ने वापस अपने रूम का डोर बंद किया और फिर क्लोजेट के अंदर चला गया। यह क्या हरकत थी सोनी? तुझे कोई शर्म बरम है या नहीं? कोई इस तरह किसी को देखता है? राधिका ने सोनिया को कमरे में लाते ही कहा। सॉरी यार, लेकिन मैं भी क्या करूं? तुम्हारे भाई कितने हॉट हैं, और उस पर वो ऐसे ही हमारे सामने आ गए तो मैं। कहते हुए सोनिया चुप हो गई। राधिका ने उसे घूर कर देखा। देख सोनी, तू यहाँ अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने आई है तो उस पर फोकस कर। और वैसे वो शब्द भाई हैं, वो किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखते तक नहीं है, तो उनको अपने आसपास भी भटकने नहीं देते। तो उनको तो भूल ही जा, तेरा यहाँ कोई चांस नहीं है। तू बस यहाँ जो करने आई है तो उस पर ध्यान दे। और वैसे भी आज संडे है, तो क्यों ना हम कहीं शॉपिंग पर चलें? व्हाट से? राधिका ने खुश होते हुए कहा। तो देर किस बात की, चल। सोनिया भी खुश होती हुई बोली। लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं यहाँ कई सालों बाद आई हूँ और मुझे यहाँ का कुछ भी सही से पता भी नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे? और ऊपर से काया भी अभी घर पर नहीं है, और रुद्राक्ष भाई किसी काम से दिल्ली गए हैं, और अमृत डोंट नो कि वो यहाँ के बारे में कुछ जानता हो। राधिका को सोचते हुए बोली। राधिका का सोचना भी सही था, क्योंकि उसे और उसकी फैमिली को यहाँ से गए 15 साल हो गए थे, और जब गए थे तब अमृत और राधिका छोटे थे, तो शायद ही उन्हें मुंबई और मुंबई के रास्तों के बारे में पता होता। तो फिर? सोनिया ने परेशानी से पूछा। तो शायद शब्द भाई। राधिका ने इतना सोचते हुए कहा ही था कि सोनिया की आंखें चमक गईं। हाँ यार, शब्द, तू शब्द से बोल। सोनिया खुशी से बोली। शब्द या शब्द भाई? राधिका ने आंखें दिखाई। अब तो मुझे शब्द की बहन मत बना, समझी? मैं कोई शब्द को भाई भाई नहीं बोलने वाली, सोनिया ने चिढ़ते हुए कहा।
अच्छा ठीक है, लेकिन तू ना गलती से भी शब्द भाई के आसपास भी मत मंडराना, वरना वो तुझे इस घर से बाहर निकालने में देर नहीं करेंगे, राधिका वार्निंग देते हुए बोली। अच्छा ठीक है, अभी तो चल, सोनिया ने चिढ़ते हुए कहा। फिर वो दोनों राधिका के कमरे से बाहर चली गईं। वहीं इन्फिनिटी मॉल में पायल, चल ना, कब तक बैठी रहेगी? चल चलकर शॉपिंग करते हैं, हम जिसके लिए आए थे, वरना आज का हमारा पूरा दिन बेकार हो जाएगा, इशिका ने पायल को मनाते हुए कहा। लेकिन तभी पायल का फोन बजने लगा। फोन को देखते ही पायल का पूरा मूड उखड़ गया। फोन कनक जी का था, जो पायल की मॉम थी। वो अक्सर ही पायल के पास आने की कोशिश किया करती थी। जब से वो घर वापस आई थी, पायल को समझाने, उसे मनाने की हर मुमकिन कोशिश किया करती, उसकी पसंद नापसंद का पूरा ध्यान रखती, लेकिन उनकी यह कोशिश पायल को और भड़का देती। अब तो वो जगजीत जी से भी बात नहीं कर रही थी, क्योंकि कनक जी को घर वापस लाने वाले उसके पापा जगजीत जी ही थे, और ये बात इशिका अच्छे से समझ पा रही थी। लेकिन इसमें इशिका पायल के लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि कनक जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इशिका उनके मामलों में बोले या पड़े। इसी चल, हम शॉपिंग ही करते हैं, वरना ऐसे बैठे बैठे मेरा दिमाग और भी खराब हो जाएगा, कहकर पायल अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई। पायल के उठते ही इशिका भी खड़ी हुई और उसके कंधे को मुस्कुराते हुए पकड़कर बोली, ये हुई ना मेरे पायल वाली बात, चल। फिर दोनों शॉपिंग करने मॉल के अंदर चली गईं। तभी वहां शॉपिंग मॉल के बाहर एक कार आकर रुक गई। वो कार शब्द राठौर की थी। उस कार में से शब्द, राधिका, सोनिया और अमृत चारों बाहर आए। थैंक यू भाई कि आप मेरे कहने पर हमें यहाँ लेकर आए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच भाई, राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरे लिए कुछ भी, कहते हुए शब्द ने राधिका के सर पर हाथ रखा और फिर कहा, चल, तुझे जो भी खरीदना हो खरीद ले, और हाँ, मेरे होते हुए तुम दोनों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, शब्द ने अमृत की ओर देखते हुए कहा। तो अमृत खुश होकर शब्द के गले लग गया। फिर वो चारों भी मॉल के अंदर चले गए। शब्द, राधिका, अमृत और सोनिया चारों मॉल के अंदर जैसे ही आए, उस मॉल का मैनेजर वहां भागते हुए आया, क्योंकि सब ने राहुल को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो राधिका और अमृत को लेकर मॉल जा रहा है। तो मॉल के मैनेजर से बात कर ले और उसकी सिक्योरिटी में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस बार राधिका और अमृत भी साथ थे। वैसे तो शब्द कभी अपने साथ बॉडीगार्ड रखना पसंद नहीं करता था, लेकिन अपने भाई बहन की सेफ्टी के लिहाज से यह जरूरी था। तभी शब्द के पीछे से कुछ बॉडीगार्ड भी अंदर आए और शब्द, राधिका, अमृत और सोनिया को चारों तरफ से घेर लिया। एक बार को सोनिया ये देखकर डर गई, मगर राधिका ने अपनी पलकें झपकाकर उसे कंफर्ट कर दिया था। सोनिया राधिका की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए राधिका ने सोनिया को स्टडी के लिए मुंबई बुला लिया था। सोनिया के पापा मिस्टर विक्रम सहगल काफी अच्छे बिजनेसमैन थे और वीरेंद्र राठौर के काफी क्लोज फ्रेंड भी थे। साथ ही साथ वो दोनों आपस में बिजनेस पार्टनर भी थे, और इसी के चलते राधिका और सोनिया भी काफी अच्छे फ्रेंड्स बन गईं। वो मॉल 5 मंजिला इमारत पर बना था, जहां वो सब मौजूद थे। वहीं वो मैनेजर हाथ बांधे खड़ा था, क्योंकि उसे पता था शब्द राठौर यहाँ आने वाला है और उसे नाराज करना उसे भारी पड़ सकता है। मिस्टर ग्रेवाल, यह है मेरी छोटी बहन राधिका, और यह है मेरा भाई अमृत, और यह, खैर छोड़ो, शब्द सबका इंट्रोडक्शन देते हुए बोला। सोनिया की बारी आने पर जब शब्द ने उसके इंट्रोडक्शन पर ऐसे रिएक्ट किया तो उसका दिल टूट गया। लेकिन अमृत को अंदर ही अंदर सोनिया का फेस देखते हुए बहुत हंसी आ रही थी, मगर राधिका उसे दिलासा देते हुए अपनी आंखें झपका रही थी, जैसे वो उसे शांत कर रही हो। फिर शब्द ने कहा कि मेरी छोटी बहन और मेरे भाई को आपके मॉल से शॉपिंग करनी है, तो आपके मॉल में जो कुछ भी बेस्ट हो वो सब आपको इन्हें दिखाना है, कहकर शब्द जाने लगा। तभी राधिका ने उसकी बाह पकड़कर बोली, भाई, आप कहाँ चल दिए? आज तो हमें आपका एक दिन दे दीजिए, फिर हम आपसे कभी कुछ नहीं कहेंगे। हाँ भाई प्लीज, अमृत ने भी फोर्स करते हुए कहा। हाँ, लेट्स गो, शब्द बोला, और मैनेजर उन सबको फोर्थ फ्लोर पर लेकर चला गया और एक शोरूम के बाहर खड़ा होकर बोला, मैम, आप यहाँ अपने लिए कुछ अच्छी ड्रेसेस देख सकती हैं, आइए मैम। वो शोरूम गर्ल्स वियर शोरूम था। यहाँ सिर्फ लड़कियों से संबंधित ड्रेसेस मिलती थीं। शोरूम के अंदर आते ही सोनिया तो बहुत खुश हो गई।
क्योंकि यहाँ एक से बढ़कर एक ड्रेसेस थी जो उसे काफ़ी पसंद थी। चल राधिका, उस काउंटर की ओर चलते हैं। वहाँ तो 60 ड्रेसेस की भरमार है। सोनिया ने उस ओर देखते हुए बोली। नो यार, मुझे ना शॉर्ट ड्रेसेस बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो तू एक काम कर, तू उधर जा, मैं उस तरफ जाती हूँ। वहाँ मुझे सूट्स के काफ़ी अच्छे कलेक्शन दिख रहे हैं। भाई आप भी चलिए ना, कहकर राधिका शब्द की बाह पकड़कर उस एरिया में चली गई। शब्द को राधिका के साथ जाते देखकर सोनिया को बहुत बुरा लगा, लेकिन न चाहते हुए भी उसे अमृत के साथ उस एरिया में जाना पड़ा। वही शोरूम में खड़ी लड़कियां तो बस शब्द को ही देख रही थीं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इधर शब्द राठौर उनके सामने है और वो उसे छू भी नहीं सकती। काश वो उनका होता, काश वो उनका बॉयफ्रेंड होता, काश वो उनका, मगर काश सिर्फ काश ही था। उन सभी लड़कियों का एक खूबसूरत सा सपना, एक ऐसा सपना जिसे वो इस वक्त अपनी खुली आंखों से देख रही थी। वहीं उसी 4th फ्लोर पर ही इशिका पायल के साथ ही दूसरे शोरूम की तरफ जा रही थी, क्योंकि उस शोरूम के ड्रेसेस की रेंज कम थी, जैसा उन दोनों को चाहिए था। उधर मैनेजर राधिका जी की काफ़ी हेल्प कर रहा था, लेकिन शब्द तो फ़ोन पर बिजी था। ठीक उसी वक्त शब्द का फ़ोन बजने लगा और फ़ोन रिसीव करते हुए वो शोरूम से बाहर आ गया। वो बात कर ही रहा था कि उसकी नज़र ऋषिका पर पड़ी, जो सामने वाले शोरूम के बाहर डमी के पहने हुए कपड़े को देख रही थी। शब्द ने एक नज़र ऋषिका की तरफ देखा और फिर मुड़कर वापस बात करने लगा। तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या देखा। वो वापस पलटा, लेकिन वहां अब इशिका नहीं थी। क्या मैंने अभी इशिका को देखा? ये क्या हो रहा है मुझे? शब्द खुद में ही बड़बड़ाया और फिर वापस अंदर चला गया। उसके अंदर जाते ही इशिका और पायल भी निकल गईं। भाई, कुछ भी पसंद नहीं आया, हम किसी और शोरूम में चलें? राधिका ने शब्द को देखते ही कहा। तो मैनेजर थोड़ा उदास हो गया, मगर हार नहीं मानी। वहीं सोनिया काफी सारे कपड़े पसंद कर लिए थे। शब्द ने एक नज़र सोनिया की तरफ देखा, जिसके हाथ ड्रेसेस के बैग से भरे पड़े थे, लेकिन फिर शब्द ने अपनी नज़र उस पर से हटाते हुए कहा, लेट्स गो, कहकर शब्द जाने लगा। तो मैनेजर भागता हुआ आया। सर आइए, मैं आपको दूसरे शोरूम ले चलता हूँ, वहाँ आपको पक्का पसंद आ ही जाएगा। आइए ना मैम, मैनेजर ने राधिका से रिक्वेस्ट करते हुए कहा। चलते हैं भाई, एक बार और देख लेते हैं, राधिका ने शब्द की तरफ देखते हुए कहा। तो शब्द मुस्कुरा दिया और हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन भाई, मुझे अभी घर जाना होगा, मम का मैसेज आया था, तुरंत घर बुलाया है, अमृत जल्दी से बोला, क्योंकि अब उसे शॉपिंग बोरिंग लग रही थी और वो यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहता था। इसलिए जल्दी से बहाना बनाता हुआ बोला। एवरीथिंग इज ऑल राइट अमृत? शब्द ने पूछा। या भाई, ऑफ कोर्स, बस घर से मैसेज था तो मुझे जाना होगा, अमृत जल्दी से बोला। हाँ ठीक है, गाड़ी लेते जाना, शब्द बोला। मैनेजर के साथ चला गया। तभी शब्द को राहुल का फोन आया। राहुल का नाम फोन पर देखते ही वो साइड में हो गया और बात करने लगा। वो राधिका को मैनेजर के साथ जाते हुए देख रहा था। शब्द फोन कट करके आगे बढ़ ही रहा था कि उसने फिर से कुछ देखा। राधिका किसी से टकराकर गिर पड़ी थी। जिससे राधिका टकराई थी वो भी गिर गई थी। व्हाट द हेल, कहते हुए शब्द भागते हुए वहां राधिका को उठाते हुए उस लड़की की तरफ गुस्से से बोला, अंधी हो क्या जो देखकर नहीं चल सकती? इस इंसिडेंट से मैनेजर बहुत डरा हुआ था कि ना जाने अब क्या होगा। फिर शब्द राधिका की ओर मुड़कर, तुम ठीक हो राधिका? सोनिया भी उस लड़की को गुस्से से देख रही थी। इसी, तू ठीक है? पायल उसे उठाती हुई, जो अभी वहां आई थी। हाँ, वो इशिका ही थी जिससे राधिका टकराई थी, लेकिन इन सब में इशिका का पैर मुड़ गया था। उसके पैर में मोच आ गई थी। वहीं जब शब्द ने इशिका का नाम सुना तो पलट कर देखा। इशिका अभी भी सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। इशिका, तुम ठीक हो? शब्द उसके पास जाते हुए पूछा। तो पायल और इशिका ने हैरानी से शब्द को देखा, जो नीचे अपने घुटनों पर बैठकर इशिका के पैरों को देख रहा था। वहीं राधिका हैरान थी कि उसका भाई किसी के लिए इतना कंसर्न था, और सोनिया इस वक्त उसके चेहरे पर कैसे भाव थे, ये बताना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। मिस इसी, तुम ठीक हो? शब्द ने सर ऊपर करके इशिका की तरफ देखा। पायल और इशिका अभी भी सदमे में थी। उधर मैनेजर, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
उसमें गलती किसकी थी? मिस इशिका, तुम ठीक हो? शब्द ने इशिका के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा तो इशिका और पायल तुरंत होश में आई और इशिका थोड़ा पीछे होते हुए शब्द से बोली, यस सर, आई एम फाइन। बोलकर इशिका पायल के साथ जाने लगी, लेकिन मोच के कारण वो चल नहीं पा रही थी और गिरने लगी। वो गिरती उससे पहले ही शब्द ने उसे आकर पकड़ लिया। हालत देखो अपनी, और बोल रही हो ठीक हो, चला तो जा नहीं रहा तुमसे। रुको तुम। फिर शब्द ने इशिका को अपनी गोद में उठा लिया। इस बार सभी एक साथ शॉक्ड हो गए थे। सोनिया के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। इशिका को उठाकर शब्द मैनेजर को घूरा। उसके घूरते ही मैनेजर समझ गया और बोला, आइए सर। कहते हुए वो उन सबको एक रूम के अंदर लेकर आया और शब्द ने इशिका को वहां पर बेड के ऊपर लिटा दिया और खुद भी उसकी बगल में बैठ गया। फिर उसकी हथेली को अपने दोनों हाथों से थाम लिया। पायल भी यह सब देख रही थी और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहां डॉक्टर अंदर आते हैं, जिसे मैनेजर ने जल्दी से कॉल करके बुला लिया था। डॉक्टर के आते ही शब्द जल्दी से उठकर वहां से पीछे हो गया। उसकी आंखों में कुछ था जो उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने इशिका को अच्छे से देखा और फिर बोले, इशिका बिल्कुल ठीक है, बस पैर में हल्की सी मोच है। मैं एक ऑइंटमेंट लिख दे रहा हूँ, उसे लगा दीजिएगा, सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। कहकर डॉक्टर शब्द को पर्ची देने लगा तो पायल ने आकर उसे जल्दी से ले लिया, जिसे देखकर शब्द की गुस्से से मुट्ठी बन गई। डॉक्टर वहां से चले गए। फिर पायल इशिका के पास आई और बोली, इशिका, क्या तू ठीक है? और क्या तू चल सकती है? पायल ने पूछा तो शब्द को फिर से गुस्सा आने लगा। हाँ, इशिका ने हाँ में सिर हिलाते हुए जवाब दिया। तो ठीक है, घर चलते हैं, पायल बोली और इशिका को उठाने लगी। शब्द आगे आया और बोला, मैं हेल्प करता हूँ और तुम दोनों को तुम्हारे घर भी छोड़ दूंगा। इशिका और पायल मना करती इससे पहले ही शब्द ने इशिका को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर लेकर चल दिया। उसके पीछे वो तीनों भी मॉल के बाहर आ गईं। शब्द जल्दी से पैसेंजर वाली सीट पर इशिका को बैठाया और खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। राधिका, पायल और सोनिया तीनों बैक सीट पर बैठ गए। पायल अपने ड्राइवर के साथ आई थी, इसलिए उन सबके जाते ही पायल की कार भी पायल के घर के लिए निकल गई। कार में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। सोनिया बहुत गुस्से में थी, इसलिए खिड़की से बाहर देख रही थी। पायल को इशिका की चिंता थी और उसके लिए परेशान थी। वहीं राधिका, वो तो बिल्कुल ही हैरान थी, क्योंकि उसने शब्द के बारे में जितना सुना था उससे बिल्कुल ही उल्टा उसके सामने था। शब्द की कार पायल के घर के बाहर आकर रुकी। शब्द बाहर आया और फिर से इशिका को गोद में उठा लिया। उसे अंदर लेकर चला गया। कनक जी अभी घर पर नहीं थी और जगजीत जी बिजनेस मीटिंग के लिए गए हुए थे। शब्द ने पायल की ओर देखा, जैसे पूछ रहा हो इशिका का रूम कहाँ है। शब्द के देखते ही पायल शब्द को ऊपर इशिका के रूम में लेकर चली गई। कमरे के अंदर आते ही शब्द ने इशिका को उसके बेड पर आहिस्ता से लिटाया और उसके गाल पर हाथ रखकर, ध्यान रखना, और हाँ, कल तुम रेस्ट कर सकती हो, बोलकर शब्द बाहर चला गया। पायल और इशिका अभी भी शॉक्ड थे। उन्हें खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा था। शब्द नीचे आया और राधिका से बोला, घर चलते हैं। वो तीनों पायल के घर से राठौर पैलेस के लिए निकल गए। रात का वक्त। इशिका का पैर अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। दोनों इस वक्त नीचे डिनर कर रही थी, लेकिन कनक जी, वो बहुत गुस्से में थी, क्योंकि इशिका उनके साथ बैठकर खाना खाए, वो भी उनकी फैमिली टाइम में, उन्हें जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। मगर पायल के रहते कुछ बोल भी नहीं सकती थी। पायल, आज हमें पता चला इशिका के पैर में मोच आ गई थी। जगजीत जी डिनर करते हुए पूछे। हाँ पापा, वो बस हल्का सा। पायल बोली तो इशिका उसे आंख दिखाने लगी, क्योंकि इशिका ने पायल को नीचे कुछ भी बताने से मना किया था। वो अभी शब्द की केयर, शब्द का उसे गोद में उठाना, शब्द का उसको लेकर कंसर्न, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सब क्या था और क्यों था। इशिका, आप ठीक हो? जगजीत जी ने प्यार से पूछा। जी अंकल, कहकर अपना डिनर खत्म किया। वही शब्द अपने कमरे में था, क्योंकि वो इशिका को लेकर काफी परेशान था। उसकी परेशानी की वजह इशिका के पैरों की मोच। पता नहीं इसी ठीक होगी या नहीं। मैं फोन करूं? नहीं, वरना वो क्या सोचेगी।
लेकिन मैं कैसे सो जाऊं? एक काम करता हूँ, उसके घर चला जाता हूँ। सोचते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाता है और फिर रुक जाता है। सब, यह क्या कर रहा है तू? हल्की सी मौज ही तो है, इसमें तू क्यों इतना परेशान हो रहा है? यही सब सोचते सोचते रात बीत जाती है। आगे